नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और स्वागत है आपका सुपर प्राइम टाइम शो यानी कि जनमत में। एक ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और जनमत में आज क्या मुद्दे होंगे आपके लिए जो लेकर आए हैं, फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको वो मुद्दे भी समझाएंगे और आपको ये भी बताएंगे उस पर एनालिसिस आपका क्या है पोल के माध्यम से जिसमें आपने वोट किया है। चलिए, पहला मुद्दा, गोधरा का सच। ये वो मुद्दा है जिसके बारे में अगर आपको जानना है तो साबरमती रिपोर्ट मूवी देखनी चाहिए। पीएम मोदी अगर देख रहे हैं तो उन्होंने क्यों देखी इस मूवी को, तो ये भी आपको जानना है। तो बने रहिए जनमत में, विस्तार से समझाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संभल का संग्राम। संभल का संग्राम अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें क्या नया है, कौन सा जो पॉलिटिकल पार्टी है वहां जाने का प्रयास कर रही थी वो आपको समझाएंगे। संभल की कहानी फिर से बताएंगे। और कब थमेगा हंगामा, बात कर रहे हैं संसद की, क्योंकि संसद अगर हंगामेदार होगा, देखने सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसमें जनता के टैक्स के पैसे से जो कार्रवाई चलती है, खर्चीली कार्रवाई होती है, उस पर बाधा डालना क्या ये आपका नुकसान नहीं है? इस पर भी प्रश्न रहेगा, आपसे पूछेंगे सवाल। फिर संतों को किया याद, को कैद किया। देखिए कहां पर, वो जानते हैं आप, बांग्लादेश में कैद किया गया और क्यों किया गया वो भी आप जानते हैं। कट्टरपंथी सरकार वहां मौजूद है, कट्टरपंथी फौज वहां मौजूद है, कट्टरपंथी लोग वहां मौजूद हैं, कट्टरपंथी सिक्योरिटी एजेंसीज और पुलिस वहां पर मौजूद हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट को कांग्रेस का पत्र। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद अब कांग्रेस ने कौन सा पत्र दे दिया, क्या मस्जिद से संबंधित है, और अगर है तो क्यों है, ये भी आपको जानना बनता है। चलिए, तो फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको खबरें बताई, लेकिन आज सबसे पहली जो खबर है वो थोड़ी हटके है, विचित्र है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। बात करेंगे अमृतसर की और गोल्डन टेंपल की। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेंपल ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, ध्यान से सुनिएगा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए सजा सुनाई है। उन्होंने 2 दिन तक गोल्डन टेंपल के बाहर ड्यूटी करने का आदेश दिया है, जिसमें उनके गले में तख्ती और हाथ में बर्छा रहेगा। इसके बाद सुखबीर सिंह बादल को श्री केसगढ़ साहिब, श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो, श्री मुक्तसर साहिब और श्री फतेहगढ़ साहिब में भी ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया है। साफ तौर पर कहें तो सजा दी गई है। इस सजा के तहत सुखबीर बादल को लंगरों में जाकर झूठे बर्तन साफ करने होंगे और 1 घंटा बैठकर कीर्तन करना होगा। तो 2015 में सुखबीर सिंह बादल पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री रहे थे और उन्हें विशेष रूप से 2015 के राम रहीम और बरगाड़ी कांड मामले में आरोपित बनाया गया था। सुखबीर सिंह बादल पर आरोप है कि उन्होंने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ कार्रवाई में नरम रुख अपनाया। उन्होंने राम रहीम को एक मामले में सजा दिलवाने की बजाय शिकायत वापस ले ली। इसके अलावा बरगाड़ी कांड में सिख युवाओं की हत्या के मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने में उनकी सरकार की ओर से विफलता का आरोप भी लगाया गया है। सभी आरोपों पर सुखबीर बादल ने अपनी गलती स्वीकार की है। उन्होंने कहा है कि वह अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हैं और इस सजा को एक तरह से धार्मिक और आत्मिक सुधार का हिस्सा मानते हैं। गोल्डन टेंपल की यह कार्रवाई एक संदेश देने वाली है, जिसमें धार्मिक आस्थाओं और समाज की सुरक्षा में राजनीतिक नेताओं की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला गया है। अब सुखबीर बादल और 2015 में उनके साथ रहे सभी मंत्रियों को 3 दिसंबर को गोल्डन टेंपल के बाथरूम साफ करने का भी निर्देश दिया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि वे अपनी गलतियों का सुधार करने के लिए तैयार हैं। तो सुखबीर बादल को गोल्डन टेंपल से सजा सुनाई गई और सिख आस्था का उल्लंघन करने के लिए, और उन्होंने गलती को माना है और सजा को स्वीकार किया है। सुखबीर बादल को धार्मिक ड्यूटी का आदेश दे दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे, जनमत में बात करेंगे संसद की कार्यवाही की। संसद के शीतकालीन सत्र को आज 6ठा दिन था, लेकिन लगातार 6ठे दिन भी संसद में जमकर हंगामा देखने को मिला। अडानी, संभल और मणिपुर से जुड़े मुद्दों को लेकर संसद का सत्र अब तक हंगामेदार रहा है और आज भी विपक्ष के हंगामे ने संसद की कार्यवाही को समय से पहले स्थगित करवा दिया।
बार बार संसद की कार्यवाही स्थगित होने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार खुद संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रही है। दरअसल विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अडानी और संभल मुद्दा उठाया है। विपक्षी नेताओं ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। सोमवार को लोकसभा में सिर्फ 14 मिनट और राज्यसभा में करीब 15 मिनट ही कार्रवाई चल सकी। इससे पहले 4 दिनों के अंदर 4 बैठकों में दोनों सदनों में कुल 40 मिनट ही कार्रवाई हो सकी थी। बैठक से पहले इंडिया ब्लॉक यानी इंडी ब्लॉक के नेताओं ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी लोकसभा राहुल गांधी भी शामिल हुए। हालांकि टीएमसी नेता इसमें नहीं आए। उधर सदन स्थगन के चलते लोकसभा में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत चीन मुद्दे पर नहीं बोल पाए। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी लोकसभा में बैंकिंग लॉ संशोधन बिल पेश नहीं कर सकीं। विपक्ष के लगातार हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा में सोमवार को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी यानी सपा समेत विपक्षी दलों के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के मुद्दे को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा को भी स्थगित कर दिया गया। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 25 नवंबर को हुई थी और ये सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। लेकिन अब हम संसद की अब तक की कार्रवाई पर नजर डालते हैं तो आप देखेंगे अपने स्क्रीन पर 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक 5 दिन में से एक दिन यानी कि 26 नवंबर संविधान दिवस का था, जिस दिन जॉइंट पार्लियामेंट चलाई गई थी। लेकिन बाकी के 4 दिन में केवल 40 मिनट ही संसद की कार्रवाई चल पाई है और आज छठे दिन भी यही हाल देखने को मिला है। अब इस पूरे हंगामे पर बीजेपी विपक्ष को घेर रही है तो वहीं विपक्ष भी अपनी सफाई पेश कर रहा है। संसद में लगातार हंगामा करने और हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई स्थगित होने पर भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा कि विपक्ष सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है। वो क्या दिखाना चाहते हैं? संसद किस लिए होता है कि नए नए बिल आते हैं, बिलों में संशोधन होता है, फिर उस पर बहस होती है, लेकिन बहस का मतलब शोर मचाना नहीं होता। विरोध जताया जा सकता है लेकिन उस विरोध को जताने का एक सभ्य तरीका होना चाहिए। वहीं इस पूरे घमासान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा सरकार को संसद को चलाने के लिए विपक्ष के साथ सहयोग करना चाहिए। साथ ही कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा हम पहले ही स्पीकर से मिल चुके हैं और हम सदन चलाने की मांग करते हैं। हम सदन चलाने के लिए तैयार हैं बशर्ते संविधान पर चर्चा हो, जिसका वादा उन्होंने हमसे किया है। क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं? आइए आपको सारे बयान सुनाते हैं। कितने करोड़ों रुपया टैक्स पेयर का खर्च होता है संसद चलाने में, वो सब बेस जा रहा है, डाउन द ड्रेन जा रहा है। और जो विपक्ष है जो चलने नहीं दे रहा है वो क्या दिखाना चाहते हैं, मतलब वो क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि वो लोग जो उन्हें चुन के भेजते हैं उनके सामने ये एग्जाम्पल है कि वो देश की संसद को नहीं चलने देंगे। आपको जितना ये शोर शराबा जो भी कुछ करना है वो बाहर मुझे लगता है निपटा लेना चाहिए। संसद में, संसद किस लिए है कि नई नई चीज, नए नए बिल आते हैं, बिलों में संशोधन होता है, उस पर फिर बहस होती है। पर बहस का मतलब ये शोर शराबा और ये वेल में कूद जाना ये सब नहीं होता। विरोध जो है, विरोध जताया जा सकता है, विरोध होता है, सब चीजें आप सबकी मान लें, ये कभी नहीं होता, लेकिन उस विरोध को जताने का एक सभ्य तरीका होना चाहिए। हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं लोगों के सामने? आज दर्शक दीर्घा में लोग आते हैं कि हम संसद की कार्यवाही देखेंगे, मुझे लगता है ये कार्यवाही देखने के बाद वो दोबारा कभी मन I know, it's a terrible situation. The government must make an effort. You see, we have always had the approach, it's the government, the onus is on the government to make parliament function. They should cooperate with the opposition, find common ground. The opposition has proposed a solution, which is to have a debate on the constitution. If the government concedes that, I'm sure parliament will work. Of course it is. It's bad for the country, bad for the voters, bad for us, bad for parliament. But the government also must make an effort, no? You can't just have the onus completely on the opposition to do everything. Already met the speaker and we demand for a house to be run. Speaker has to take action to run the house smoothly.
चलिए, इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे एक प्रश्न भी पूछा, क्योंकि संसद की कार्रवाई में खलल डाल रहा है विपक्ष। हमने आपसे प्रश्न तो पूछा ही, लेकिन संसद की कार्रवाई चलने पर जो खर्च आता है वो आप समझ लीजिए कि उसमें आपका भी योगदान होता है, टैक्स पेयर के पैसों से वो चलता है। तो संसद की कार्रवाई में खलल डाल रहा है क्या विपक्ष, ये हमने आपसे प्रश्न पूछा और आपने क्या उत्तर दिया वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये देखिए। 97% लोगों ने कहा हाँ, संसद की कार्रवाई में खलल डाल रहा है विपक्ष। 97% लोगों ने कहा हाँ, 3% लोगों ने कहा ना। अब बात करेंगे संभल की, जहां संभल तो अब शांत नजर आ रहा है, लेकिन संभल की सियासत में शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, संभल में सियासी संग्राम लगातार जारी है। अजय, आपको बताएं, आज यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेता, यानी कई कांग्रेसी नेता संभल जाने वाले थे, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें नोटिस थमाया। लखनऊ पुलिस ने यह नोटिस अजय राय को भेजा। इसमें कहा गया है कि हिंसा प्रभावित संभल का दौरा ना करें, जिले में शांति और सांप्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखें और सहयोग करें। साथ ही अपने प्रस्तावित कार्यक्रम को भी स्थगित कर दें ताकि जिला प्रशासन के आदेश का पालन हो सके। बीएनएस की धारा 163 का उल्लंघन नहीं करें, जो धारा 144 के समान आप समझिए। दरअसल संभल हिंसा के 9वें दिन कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल को सोमवार को संभल भेजने का ऐलान किया था, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लखनऊ कांग्रेस मुख्यालय पर हाउस अरेस्ट किया गया है। इसी तरह अन्य नेताओं को भी संभल जाने से रोका जा रहा है। गौरतलब है कि पुलिस और जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक किसी बाहरी व्यक्ति के जिले में प्रवेश पर रोक लगाई है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को भी संभल जाने से रोका गया था। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज संभल जाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके साथ दर्जनों कांग्रेस नेता वहां जाने के लिए पहुंचे हैं। पुलिस ने उन्हें पार्टी कार्यालय के गेट पर ही रोक लिया है। कार्यकर्ता पुलिस व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा कर रहे हैं। पुलिस के अलावा 2 गाड़ी पीएसी भी बुलाई गई है। संभल जाने से रोकने पर कार्यकर्ताओं और पुलिस में हल्की झड़प भी देखने को मिली, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय धरने पर बैठ गए। पुलिस व पीएसी के जवान उन्हें जबरन उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता आप देखें लगातार नारेबाजी करते हुए हंगामा करते नजर आए। बता दें कि 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें 4 से 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई। इस हिंसा के बाद से ही जमकर सियासत जारी है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के संभल दौरे पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी विपक्षी दलों को पूरी तरह से नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है। हम प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे। वहीं संभल जाने पर अड़े कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांग्रेस संभल जाकर पीड़ितों की मदद करना चाहती है। संभल के हालात की जानकारी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को देंगे। उन्होंने कहा कि संभल में सब सामान्य है, तो फिर हमें जाने से क्यों रोका जा रहा है। किस प्रकार मामला गरमाया हुआ है, हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। संभल में हाल में हुई हिंसा के बाद जिले की स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। स्थानीय लोग घटना से उबरने लगे हैं और सामान्य जीवन की ओर लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि विपक्ष को ये स्थिति स्वीकार नहीं हो रही है। इसके पीछे की मुख्य वजह है राजनीति, क्योंकि विपक्ष को इस हिंसा से एक राजनीतिक मुद्दा जो मिल गया है। जिले में हुई हिंसा के बाद कांग्रेस नेता दौरे पर जाने के लिए आमादा है। क्या इसकी वजह संभल में शांति को भंग करना तो नहीं? अभी अभी संभल खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर ही निकल रहा था कि विपक्ष का ये रवैया संभल को फिर से हिंसा की आग में धकेलने के लिए आतुर है। बस निकल रहे हैं आगे, जहाँ तक अब चलेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अरे फोर्स खड़ी है तो वहीं से आगे जहाँ तक जाने देंगे, चलेंगे। और उसके बाद आगे जब प्रतिबंध हटेगा तब जाएंगे जरूर, कहेंगे कि चोट पर जाएंगे। पहले तौकीर रजा, फिर सपा का डेलीगेशन और अब आग में घी डालने वाले ये कांग्रेसी नेता। बहरहाल विपक्ष का रवैया देखते हुए प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर रखी थी। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद पार्टी नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया गया। दरअसल प्रशासन का मानना है
कि जिले में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि से माहौल खराब हो सकता है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया और शांतिपूर्ण तरीके से पीड़ित परिवारों से मिलने की मांग भी की। ये एक तरह से संभल की स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। चाहे बात 3 लेयर सिक्योरिटी की हो, छतों पर ड्रोन की हो या फिर फ्लैग मार्च की, चौतरफा पुलिस का पहरा कड़ा है। माहौल खराब करने की मंशा रखने वालों की एंट्री बैन कर दी गई है और सख्त रुख अपनाते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष की असलियत भी बता दी। विपक्षी दलों को लगता है कि संभल जाने से उनको वोटों की फसल काटने का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी विपक्षी दलों को पूरी तरह से नकार दिया है। इनका कांग्रेस पार्टी कितना भी हाथ पैर मार ले, उनको उत्तर प्रदेश में दाल गलने वाली नहीं है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। न्यायिक आयोग ने वहां दौरा कर लिया है। निष्पक्ष जांच चल रही है। जो भी निर्णय माननीय न्यायालय का होगा उसका हम अनुपालन करेंगे। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। और जब शांतिपूर्ण माहौल संभल का है तो उसको खराब करना चाहते हो। देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है, जहाँ सुशासन, विकास, दंगा मुक्त प्रदेश, गुंडा मुक्त प्रदेश, माफिया दंगाई मुक्त प्रदेश, इस दिशा में सरकार संकल्प के साथ काम कर रही है। और कोई कानून से खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। संभल में हुई हिंसा के बाद स्थिति में सुधार आ रहा है और लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं। ये सकारात्मक संकेत है, लेकिन विपक्षी दलों का इस हिंसा को राजनीतिक मुद्दा बनाना और उस पर बयानबाजी करना शांति बहाली में लगातार विघ्न डाल रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष के इस रवैये का उद्देश्य शांति की बहाली है या शांत हो चुके संभल को अशांत करना। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, खबर आपने देखी और इस खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न आपसे पूछा वो भी देख लेते हैं। जो आपने पोल के माध्यम से प्रश्न पूछा वो भी आपको बताएं। संभल को फिर से भड़काना चाहता है क्या विपक्ष? 92% 92% लोगों ने कहा हाँ, 2% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि संभल को फिर से भड़काना चाहता है विपक्ष। चलिए, अब बात करेंगे मुख्य मुद्दे की। बात करेंगे साबरमती रिपोर्ट की, जिसको आज खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमाम एनडीए के सांसदों के साथ देखा है, नेताओं के साथ देखा है। जी हां, आज संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री और सांसद मौजूद थे। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम बड़े चेहरे एक साथ वहां पर बैठ के फिल्म को देख रहे थे। और ये भी दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी इस फिल्म को देखकर इमोशनल भी हो गए थे। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट 2002 के गोधरा कांड और उसके बाद हुए गुजरात दंगों पर आधारित है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, फिल्म में विक्रांत मसी मुख्य भूमिका कर रहे हैं और इसे 15 नवंबर को रिलीज किया गया था। फिल्म ने गोधरा कांड के घटनाक्रम और उसके प्रभावों को विस्तार से प्रस्तुत किया है। ये स्क्रीनिंग एक विशेष अवसर था जिसमें राजनीति और समाज से जुड़े कई प्रमुख लोग शामिल हुए। 17 नवंबर को पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर फिल्म की तारीफ करी थी। फिल्म देखने के बाद स्टारकास्ट ने क्या प्रतिक्रिया दी वो आपको पहले सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, रक्षा मंत्री भी थे, गृह मंत्री जी भी थे, सब थे। उन सब के साथ ये फिल्म देखने का एक अलग ही अनुभव था। शब्दों में शायद बयान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी भी एक अलग ही नर्वसनेस है। खुशी है एक्चुअली कि इन सब के साथ बैठ के फिल्म देखने का मौका मिला। जैसे मैं पहले से कह रहा हूं, आज भी दोबारा कहना चाहूंगा देश की जनता से आपके माध्यम से कि प्लीज जाएं अपने सिनेमा घरों में, द साबरमती रिपोर्ट को देखें, अपना प्यार दें।
और ये मेरे ख्याल से पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी लाइफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मेरे करियर में, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के फिल्म देखना। देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई जब फिल्म साइन करी थी, तो बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस फिल्म को इतना सपोर्ट करेंगे। पहले उन्होंने थ्रू अ ट्वीट सपोर्ट किया और आज उन्होंने अपने इतने मुश्किल स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमारी फिल्म देखी और उन्होंने हमें ये भी बताया कि ये पहली फिल्म है जो उन्होंने देखी है प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो आई थिंक एज विक्रांत सेड, दिस इज अ हाई पॉइंट इन माय करियर एज वेल एंड आई होप जैसे प्रधानमंत्री जी को भी अच्छी लगी और सारे मिनिस्टर्स को अच्छी लगी, आई होप आप सब जो ये देख रहे हैं प्लीज ये सिनेमा घरों में जाकर ये फिल्म देखें। बहुत जरूरी है कि हम अपनी हिस्ट्री के बारे में जानें और बहुत खुशी है आज और थोड़ी नर्वसनेस भी है, लेकिन खुशी ज्यादा है। चलिए, आपने देखा कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस फिल्म को देखा, गृहमंत्री वहां पर थे और तमाम बड़े एनडीए के नेता वहां पर मौजूद थे। राजनाथ सिंह जी को भी आप तस्वीर में देख सकते हैं। और ये साबरमती रिपोर्ट, साबरमती एक्सप्रेस में क्या हुआ था उस रोज, ये सच्चाई अगर आपको जाननी है, गोधरा कांड में कैसे जिंदा जलाए गए थे लगभग 59 लोग, उसकी कहानी है। गोधरा कांड ऐसी घटना जिसने भारतीय इतिहास को दो हिस्सों में बांट दिया और मीडिया क्या वाकई सच्चाई ही दिखाता है, इस भ्रम को तोड़ने के लिए ये आपको हम दिखाएंगे। इस मूवी में दिखाया गया है और इसी को देखने पीएम मोदी वहां पर पहुंचे थे और फिल्म की तारीफ तो की जा रही है। 28 अप्रैल 2006 की एक घटना है। एक फिल्म रिलीज होती है उस दिन, हर हफ्ते होती रहती है फिल्म रिलीज, लेकिन 28 अप्रैल 2006 का जिक्र इसलिए क्योंकि वो स्पेशल है। यूनाइटेड 93 नाम की हॉलीवुड फिल्म आई थी उस दिन। जिस घटना पर यह फिल्म बनी थी उसके 1721 दिन बाद, मतलब 5 साल से कम समय में घटना को सिनेमाई पर्दे पर उतार दिया गया था। यूनाइटेड 93 के पहले भी कुछ फिल्में इस मुद्दे पर बनाई जा चुकी थी। इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि इसमें कहानी जो बुनी गई वो सिनेमाई लकीर पर घटना को जोड़ती है। यही कारण है कि रॉटन टोमेटोज, IMDb आदि पर इसकी जो है रेटिंग शानदार रही है। घटना इतनी बड़ी थी कि हॉलीवुड तो छोड़िए, बॉलीवुड वाले भी इसको लेकर जो है सिनेमा बनाने लगे थे। ये घटना थी 11 सितंबर 2001 की, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर इस्लामी आतंकी हमले की। घटना ऐसी कि सिनेमा बनाने वाले लोगों को इसमें भी माय नेम इज खान टाइप कहानी और मसाला दिखने लगा था। क्या अपने देश की इससे भी बड़ी घटना पर सिनेमा बनाने वालों की नींद टूटी? क्या उनके अंदर का कहानीकार उस घटना को बड़े पर्दे पर उतारकर जनता के सामने सच दिखा पाया? 9/11 से बड़ी घटना अपने देश में क्या सच में हुई है? उत्तर है हाँ। और इस उत्तर के पीछे जो तर्क छिपा है उसी के डर से डरता है सिनेमा बनाने वाला कौम। 27 फरवरी 2002 को 59 जिंदा इंसान आग में जलाकर मार दिए गए और ये घटना 9/11 से कहीं ज्यादा बड़ी और भयावह थी। मरने वालों की संख्या का तर्क इसके पीछे नहीं है, तर्क है कि घटना को अंजाम देने वालों की पहचान का। 9/11 को जिन लोगों ने अंजाम दिया वो सब के सब ऐसे ही मजहबी मानसिकता और ट्रेनिंग लिए हुए थे। लेकिन जिन लोगों ने साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को जलाया वो सब्जी बेचने वाले से लेकर दर्जी या पेंटर से लेकर मौलवी मौलाना और भीड़ में चलता कोई पड़ोसी हो सकता है। ऐसे लोग जिन पर हम भरोसा करते हैं। कोई किसी को जिंदा जलाकर कैसे मार सकता है? एक साथ 59 जिंदा लोगों को कैसे जलाया जा सकता है? ऐसे सवालों का जवाब है नफरत मन में या दिल में नहीं बल्कि रूह तक उतर आए, तभी ये करने की कोई सोच भी आ सकती है। काफिर की हत्या, दोजग में जलने आदि वाली नफरत पर मुहर तो कट्टर इस्लामी सोच का हिस्सा है ही, लिखित है, लेकिन गंगा जमुनी तहजीब सिनेमा वाली कौम इस नफरत को कैसे दिखाए? इसी का नतीजा है द साबरमती रिपोर्ट का 8,297 दिन बाद रिलीज होना, मतलब 22 साल से ज्यादा का इंतजार। मैं अब तक इस खबर पर 400 से ज्यादा शब्द बोल चुका हूं, लेकिन इसके बाद भी द साबरमती रिपोर्ट की पटकथा, संगीत, अभिनय, सिनेमाटोग्राफी पर एक शब्द नहीं बोल पाया हूं। इसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन मैं भटका नहीं हूं। दरअसल मुझे इस फिल्म का रिव्यू लिखना था भी नहीं, जरूरत ही नहीं है इस बात की। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर काफी कुछ लिखा आपको मिल जाएगा, जो लिखा भी जा चुका है। मैं समाज में इस फिल्म के होने की जरूरत पर आज बात कर रहा हूं। इतनी बड़ी हृदय विदारक और
आप सोचिए, ऐसी घटना जिसे भारतीय इतिहास से कभी भुलाया नहीं जा सकता, उस पर 22 साल बाद क्यों फिल्म बन रही है? 22 साल क्यों लग गए किसी को फिल्म बनाने में? मुझे इसमें दिलचस्पी है। मुझे दिलचस्पी इसमें नहीं है कि फिल्म में क्या सीन है, क्या डायलॉग्स हैं। मुझे दिलचस्पी है फिल्म की कहानी में। मुझे दिलचस्पी है फिल्म में बताई गई नापाक साजिश की सच्चाई में। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों देखनी चाहिए आपको ये फिल्म। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन नहीं जलाई गई थी, बल्कि अयोध्या से जिस ट्रेन में कार सेवक आ रहे थे वो साबरमती एक्सप्रेस जलाई गई थी। इस अंतर को समझना है तो देखिए ये फिल्म। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस को जलाए जाने के कारण मारे गए 59 लोगों में से कुछ का नाम जानना चाहते हैं तो देखिए ये फिल्म। ऐसी घटना जिसने भारतीय इतिहास को 2 हिस्सों, भारत गोधरा से पहले, भारत गोधरा के बाद में बांट दिया, ये जानने के इच्छुक हैं तो देखिए ये फिल्म। ट्रेन में आग अपने आप नहीं लगी थी, टेक्निकल फॉल्ट के कारण नहीं लगी थी, बल्कि कट्टरपंथी जो वहां पर लोग थे उनकी प्लानिंग करके लगाई गई थी। ये सच बड़े पर्दे पर देखना है तो देखिए ये फिल्म। मीडिया हर एक सच जस का तस दिखा देता है, इस भ्रम में अगर आप जीते हैं तो देखिए ये फिल्म। गंगा जमुनी सिनेमा वाले कौम जो है 22 साल बाद ही सही जाकर गोधरा के सच को लिखकर फिल्म भी रहा, दिखा भी रहा है, फिल्मा भी रहा है। इस चेंज को देखना है तो देखिए ये फिल्म। कट्टर इस्लामी मानसिकता के कारण जिंदा जलाकर मार डाले गए 59 लोगों में से 41 का नाम ही अभी तक सार्वजनिक हुआ है। बाकी 18 अज्ञात लोग कौन थे, इस पर मीडिया की खोजी पत्रकारिता और बॉलीवुड सिनेमा वाले कब रिसर्च करके लाएंगे फिल्म या डॉक्यूमेंट्री? ये सवाल सिर्फ सवाल ना होकर देश का नैरेटिव बने, ये है आपकी मंशा। चाहते हैं ये कि वो 18 लोग सिर्फ अज्ञात बनकर ना भुला दिए जाएं तो देखिए ये फिल्म। अब मैंने तो आपको कारण बता दिए कि क्यों ये फिल्म आपको देखनी चाहिए, लेकिन अब इस पर क्या विचार आप रखते हैं, आपका क्या मत है, वो भी हम आपको दिखाते हैं पोल के माध्यम से। क्योंकि जनमत एक ऐसा कार्यक्रम है जहां जनता का मत सर्वोपरि सबसे बड़ा है। 95% क्या आपने देखी साबरमती रिपोर्ट? देखने वालों की 95% हमारे दर्शक तो साबरमती रिपोर्ट देख पाए हैं। 5% जो नहीं देख पाए हैं वो भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको पहले खबर बताएंगे। मुजफ्फरनगर से सामने आया धर्मांतरण का एक मामला, जिसके बारे में आज हम आपको बताना चाहते हैं, जहां पर हिंदू महिला को बच्चों सहित मुस्लिम बनाया गया मुसलमान जिहादी वसीम ने जबरन कराया धर्मांतरण। मुजफ्फरनगर से सामने आया धर्मांतरण का यह बड़ा संगीन मामला, जहां पर हिंदू महिला को बच्चों सहित मुस्लिम बना दिया गया। धर्मांतरण का यह संगीन मामला जहां पर जिहादी वसीम ने जबरन धर्मांतरण कराया और परिवार वालों को मुसलमान बना डाला। महिला की बच्ची को बुर्का पहनाकर कलमा पढ़ा दिया गया। तो महिला की बच्ची को बुर्का पहनाकर कलमा पढ़ा दिया। तो जहां एक और यूपी में हिंदू से मुस्लिम बने लोगों का शुद्धिकरण कराकर घर वापसी कराई जा रही है, तो वहीं मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जिहादी वसीम ने हिंदू विधवा महिला को उसके बच्चों सहित जबरन धर्मांतरण करवाकर मुस्लिम बनाया है। जिहादी ने हिंदू महिला कोमल को आयशा बनाया और साथ ही महिला की बच्ची का नाम भी कुमकुम से आलिया कर दिया। इसके साथ ही हिंदू महिला की बच्ची को बुर्का पहनाकर कलमा भी पढ़ाया। जिहादी वसीम यही नहीं रुका, उसने हिंदू महिला की सारी प्रॉपर्टी और मकान भी बेच दिया ताकि हिंदू महिला उसके षड्यंत्र से पूरी तरह फंस जाए। अब पीड़ित महिला ने क्या कहा है, पीड़ित महिला की बेटी ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। कुमकुम था, अब आलिया है। पहले कुमकुम था, पहले कुमकुम था। मम्मी मतलब मेरी मम्मी को पहले शादी का झांसा दिया वसीम नाम के बंदे ने। शादी का झांसा देने के बाद हमारा सारा जो घर था, प्लॉट था, सब कुछ बिकवा दिया। बिकवाने के बाद मतलब जबरदस्ती मार पीट करते थे वे हमारे साथ। मेरी मम्मी को भी मार पीट करते थे। मैं बचाती थी तो हमें भी डराते थे, धमकाते थे। ये बोलते थे जान से मार दूंगा अगर ये नहीं बेचा तुमने। तो सारा घर प्रॉपर्टी सब कुछ बिकवाने के बाद हमें यहाँ से पुरकाजी ले गए। वहाँ पे हमारे से सारा काम कराते थे, मेरी मम्मी से भी काम कराते थे, अपने घर वालों का सब सारा काम कराते थे। जो उनके घर वाले हमें गलत बोलते थे। मेरा नाम कोमल है और मुझे हिंदू से मुसलमान बनाया वसीम ने। पुरकाजी का रहने वाला है, काजान मेले का, और मेरे बच्चों को भी मुसलमान बनाया। मुझे डराया, धमकाया, मुझे शादी का झांसा देता रहा और जो मेरी संपत्ति थी सब बिकवा दी। मेरे बच्चों को मारने की धमकी देता था कि मैं इन्हें मार दूंगा या तो इन्हें इसे बेच। मुझे टॉर्चर करता था, मेरे साथ गंदे संबंध बनाता था।
मुझे बहुत टॉर्चर करेगा, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को भी इंसाफ चाहिए। मैं आज कलमा सब पढ़ाता था, इनके नाम आलिया रखा गया है और बेटे का नाम बिलाल, बेटी का नाम कुमकुम था और बेटे का नाम आर्यन था। कलमा पढ़वाया, नमाज पढ़वाई। वे कानून कह रहे कि हम कार्रवाई करेंगे। उनका परिवार, घर के बच्चे, उनके बीवी बच्चे हैं उनके, वे भी शामिल है। मुझे उन सब से खतरा है, मेरे बच्चों को मुझे मारने की धमकी देते हैं। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। खबर नई दिल्ली से है, जहां नौसेना दिवस के वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई दिल्ली में पत्रकारों को जानकारी देते हुए एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने बताया कि नौसेना दिवस इस महीने की 4 तारीख को ओडिशा के पुरी में मनाया जाएगा और नौसेना प्रमुख ने कहा कि आने वाले 10 वर्षों में भारतीय नौसेना में 96 जहाज और पनडुब्बियां शामिल की जाएंगी। 96 जहाज और पनडुब्बियां शामिल की जाएंगी। उन्होंने बताया कि 62 जहाज और 1 पनडुब्बी निर्माणाधीन है और अगले वर्ष तक हर महीने 1 जहाज शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मुख्य अतिथि होंगी। नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारत अपने पड़ोसियों के सभी खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाल ही में आईएनएस अरिघात से परमाणु सक्षम मिसाइल परीक्षण के बारे में बात करते हुए एडमिरल त्रिपाठी जी ने कहा, ये बताया कि भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण किया था और ये सफल रहा है। तो देखिए, हमारी नेवी का शौर्य, नौसेना का शौर्य लगातार बढ़ रहा है और हर साल यहां पर जहाजों का एडिशन होगा और नौसेना में 10 सालों में 96 जहाज और देखिए पनडुब्बियां, जहाज ये शामिल हो रही हैं और पड़ोसियों के खतरे से निपटने के लिए भारत तैयार है। डरने वाली कोई बात नहीं है और भारतीय नेवी की तो बात ही क्या की जाए, सबसे ज्यादा एक्टिव, सभी फोर्सेस हमारी एक्टिव हैं, लेकिन खबरें कम आती हैं, सामने बाहर कम आती हैं क्योंकि वो समुद्र में, ओशंस में वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। जान का खतरा रहता है, जोखिम रहता है, लेकिन आपको सुरक्षित रखते हैं और पूरे कोस्ट लाइन को, पूरे इलाके को, समुद्र को सुरक्षित रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का भी रुख करना है। भारतीय किसान परिषद बीकेपी, किसान मजदूर मोर्चा केएमएम और संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम समेत अन्य संगठनों के बैनर तले नोएडा के किसान आज दिल्ली कूच करने निकले थे। तो किसानों को नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल पर रोक दिया गया, जहां पुलिस और किसानों के बीच भीषण संघर्ष देखने को मिला। किसानों ने पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिसके बाद मौके पर स्थिति तनावपूर्ण भी हो गई थी। किसान आंदोलन के चलते आज नोएडा से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर गाड़ियों के पहिए थमे रहे और लोगों को भयंकर जाम से जूझना पड़ा। नोएडा की तीनों अथॉरिटीज का घेराव करते आ रहे हैं वो, और रविवार को जब मांगों पर सहमति नहीं बनी तो उन्होंने दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया। किसान अब संसद घेराव करना चाहते हैं। आंदोलन करने वाले किसान संगठन जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 10% विकसित प्लॉट और नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ देने की मांग उठा रहे थे। और ये 3 तस्वीरें आज की थी, जहां पर डीएनडी फ्लाईवे पर भारी जाम देखने को मिला। ये नोएडा की तस्वीर है हल्की सी झड़प की, और ये पुख्ता इंतजाम जो किए गए थे। एक और खबर की ओर रुख करते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर देश में चर्चा जारी है और इसको लेकर राजनीति भी अपने चरम पर है। ताजा घटनाक्रम में बीजेपी नेता अमित मालविया ने रविवार 1 दिसंबर 2024 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी कथित तौर पर बंगाली भाषा में कह रहे हैं कि जहां मुसलमान नमाज अदा करें उसे खुद ही वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित मालविया ने कहा, ये टिप्पणियां टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने की हैं, जो वक्फ पर स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। उनके अनुसार कोई भी जगह जहां मुसलमान नमाज अदा करते हैं उसे स्वचालित रूप से वक्फ की संपत्ति माना जाएगा। उन्होंने आगे कहा, इससे पता चलता है कि सार्वजनिक स्थान जैसे कि सड़कें, रेलवे ट्रैक, हवाई अड्डे, पार्क और अन्य क्षेत्र जिनका उपयोग नमाज के लिए किया जाता है, किसी न किसी बहाने से वक्फ की भूमि के रूप में दावा किया जा सकता है। इस व्याख्या के तहत कोलकाता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों सहित भूमि के बड़े हिस्से मुस्लिम समुदाय को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। बीजेपी नेता अमित मालविया ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा, अगर चुनावी लाभ के लिए इस तरह के विचारों को बढ़ावा दिया जाता है तो बंगाली हिंदू समुदाय को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक कि संभावित रूप से उनकी गृह राज्य पश्चिम बंगाल से विस्थापन का जोखिम भी हो सकता है।
ममता बनर्जी और टीएमसी पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह बंगाल में भी हिंदुओं का पूर्ण विनाश सुनिश्चित करेंगे। अब तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने हर उस जगह को वक्फ घोषित करने को कहा है जहां पर मुस्लिम इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हों। उन्होंने ये बयान हजारों मुसलमानों की भीड़ के बीच दिया है। बनर्जी खुद भी वक्फ बोर्ड पर लाए गए बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति में शामिल हैं। कल्याण बनर्जी ने नमाज वाली हर जगह को वक्फ घोषित करने की ये बात कोलकाता में आयोजित एक रैली में की। इस रैली में मांग की गई कि केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल वापस करे। इस रैली की तस्वीरों में हजारों मुसलमान दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के सीरमपुर से सांसद कल्याण बनर्जी वक्फ संशोधन को लेकर बनाई गई जेपीसी में शामिल हैं। उन पर इसकी बैठकों में हंगामा करने का आरोप भी लगा है। इससे पहले उन्होंने एक बैठक में कांच के गिलास से अपना हाथ चोटिल कर लिया था। उन्होंने ऐसा वक्फ बिल का विरोध करते हुए किया था और उसके बारे में जब चर्चा चल रही थी तब किया था। तो क्या ऐसे बयान दिए जाने चाहिए कि भाई जिस जगह नमाज पढ़ ली वो वक्फ का हो जाए? हम तो ये मानते हैं कि वक्फ को हटा देना चाहिए, इसका कोई स्थान नहीं है भारत में। ये मुख्य तौर पर हमारी मांग है और हर सनातनी की मांग है। अब आगे बात करते हैं, बंगाल की बात की तो बांग्लादेश की भी बात करेंगे। बांग्लादेश की बात करते मैं आपको बताऊं, वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ सभी बांग्लादेशी इस्कॉन भिक्षुओं को शनिवार शाम को रविवार सुबह भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इनमें 63 लोग थे। 63 लोगों को बांग्लादेशी अधिकारियों ने संदिग्ध गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बांग्लादेश की ओर बेनापोल लैंड पोर्ट पर रोका। यह कदम बांग्लादेश में कथित उत्पीड़न के खिलाफ वैश्विक विरोध में कोलकाता इस्कॉन भक्तों के शामिल होने के साथ मेल खाता है। पड़ोसी देश से मिली खबरों के अनुसार बांग्लादेश के विभिन्न जिलों से 63 भिक्षु शनिवार शाम और रविवार सुबह बेनापोल सीमा पर पहुंचे, जो भारत में प्रवेश करना चाहते थे। उन्हें संदिग्ध यात्रा के कारण इमिग्रेशन पुलिस ने रोक दिया। इमिग्रेशन अफसरों ने जवाब नहीं दिया। इस्कॉन के सदस्य सौरभ तपंदर चेली ने यह कहा कि मैं भारत में एक धार्मिक समारोह में भाग लेने आया था, लेकिन आव्रजन अधिकारियों ने मुझे बिना कोई स्पष्टीकरण दिए वापस भेज दिया। एक अन्य भक्त ने भी यही भावना दोहराई और कहा कि वे धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते थे, लेकिन आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें वापस भेज दिया, जिन्होंने स्पष्ट कारण बताने से इनकार कर दिया। वैध दस्तावेज वाले भिक्षुओं को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से क्यों रोका गया? और बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट में आपको बताएं कि बेनापोल इमिग्रेशन चेक पोस्ट के प्रभारी यानी अधिकारी ओसी इम्तियाज मोहम्मद एहसानुल कादर भुइयां का कहना है ये कि उन्होंने ये कह दिया कि हमने 54 बांग्लादेशी यात्रियों को उनके यात्रा उद्देश्यों के बारे में संदेह के कारण कि उनको संदेह था कहां जा रहे हैं, इसलिए भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी। उनके बयान से पता चलता है कि रोके गए इस्कॉन भिक्षुओं का आंकड़ा 54 का है। रिपोर्ट में उन 9 भिक्षुओं का उल्लेख नहीं है जिन्हें कथित तौर पर शनिवार को रोका गया था। उनके ऊपर शक क्यों है या उन्हें फिर से यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी या नहीं, इसके बारे में और कोई विवरण नहीं दिया गया है। तो कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष ने क्या कहा? इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने कहा कि ये भिक्षु इस्कॉन बांग्लादेश की विभिन्न इकाइयों से संबंधित थे। बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति को देखते हुए उन्होंने भारत में तीर्थ यात्रा के लिए इस अवधि को चुना, लेकिन उनमें से 9 को शनिवार को और अन्य 54 को रविवार को बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने रोक दिया। उन्हें यह बताया गया कि इस समय भारत की यात्रा करना उनके लिए असुरक्षित है और उन्हें वापस जाने के लिए कहा गया। उन्हें वापस लौटना पड़ा। मुझे बस आश्चर्य है कि वैध वीजा और अन्य दस्तावेज होने के बावजूद उन्हें दूसरे देश जाने से किस आधार पर रोका जा सकता है। अब चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी की गिरफ्तारी का विरोध इस्कॉन ने शनिवार को ये कहा है कि सोमवार को चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश पुलिस ने शुक्रवार को 2 और भिक्षुओं यानी रंगनाथ श्याम सुंदर दास और रुद्रपति केशव दास को गिरफ्तार किया और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया क्योंकि उन्होंने जेल में चिन्मय जी को दवाइयां पहुंचाई थी। रविवार को आपको बताएं कि राधारमण ने भगवा वस्त्र पहने और आरती करते हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट की और फोटो कैप्शन और #FreeIskonMonks लिखा। उन्होंने लिखा, क्या वह आतंकवादी जैसा दिखता है? निर्दोष इस्कॉन ब्रह्मचारियों की गिरफ्तारी बेहद चौंकाने वाली है और परेशान करने वाली है।
दुनिया भर में विरोध जारी है। आपको बताएं, रविवार को दुनिया भर के 150 से ज्यादा इस्कॉन केंद्रों में लाखों भक्त इस्कॉन भिक्षुओं की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए प्रार्थना और विरोध कार्यक्रम में शामिल हुए। इस्कॉन कोलकाता ने कहा कि पहली प्रार्थना सभा जापान के टोक्यो में उनके मंदिर में शुरू हुई। उसके बाद रूस के व्लादिवोस्तोक में और दुनिया भर में फैले कई अन्य केंद्रों पर दिन भर जारी रही। एल्बर्ट रोड पर कोलकाता के राधा गोविंद मंदिर में पहली प्रार्थना और कीर्तन विरोध सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच आयोजित की गई। दूसरी प्रार्थना जो सभा है वो शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजित की गई थी। चलिए अगली खबर का भी रुख करते हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने हिंदू विरोधी चेहरे को पूरे देश के सामने रख दिया है और फिर से हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने की पूरी कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा ने धार्मिक स्थल के मामले में सर्वेक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन नेताओं ने कोर्ट में याचिका दायर कर देश भर की अदालतों को धार्मिक स्थलों पर सर्वेक्षण की दायर याचिकाओं पर विचार करने से रोकने की मांग की है। इसके साथ ही इन नेताओं ने राज्य से 191 के पूजा स्थल यानी 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अधिनियम के पालन का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्यों को मस्जिदों और अन्य धार्मिक संरचनाओं के सर्वेक्षण के लिए अदालतों के आदेश को निष्पादित न करने के निर्देश दिए जाएं। यह याचिका न केवल धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करती है बल्कि हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं का भी उपहास उड़ाती है। क्या साबित करता है कि ये क्या कांग्रेस की सोच ऐसी है? हिंदू समाज के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने से कांग्रेस क्या नहीं कतराएगी? और AIM-PLB ने भी, आपको याद होगा, कुछ समय पहले ऐसा ही दावा किया था। चलिए आज समय इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की। कल फिर मिलेंगे, नए मुद्दे होंगे और मैं शिवम दत्त मेहता अपनी पूरी टीम की तरफ से आज्ञा चाहता हूं। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।